बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर वेलकम। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की, या जिसे आईपीई भी कहा जाता है, और यानी कि बैनुल-अक़वामी सियासी मईशत। आज हम देखेंगे कि ये क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी जो हैं वो थ्योरीज हैं। अब इसमें हम इससे पहले हम स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस पढ़ चुके हैं, यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो है हमने इससे पहले स्टडी की, और हमने देखा कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इन इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो सिक्योरिटी है ये क्या है और इसके ऊपर कौन कौन सी थ्योरीज मौजूद हैं, या किस तरह से ये जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, यानी कि जो ये बैनुल-अक़वामी निज़ाम है इसके अंदर किस तरह से सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, जो खास करके हमें रियलिस्ट अप्रोच के तहत हम देखते हैं, या रियलिस्ट जो थिंकर्स हैं वो ये सोचते हैं। अब इसी तरह से हम जब आगे जा रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की, कि भाई इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ही जो है हम जब बात करते हैं इकोनॉमी की तो हम उसे लिंक करते हैं पॉलिटिक्स के साथ। तो ये एक आइडियलिस्ट जो सोच है, ठीक है, जो आइडियलिस्ट थिंकर्स हैं उनमें जो है ये एक सोच पाई जाती है जो कि पॉलिटिक्स को इकोनॉमी के साथ मिलाते हैं, और वो समझते हैं कि पॉलिटिक्स के साथ साथ इकोनॉमी होनी चाहिए। जो पॉलिटिक्स का मेन पर्पस है इस टाइम दुनिया में वो इकोनॉमी को या फ्री ट्रेड को जो है या लिबरलिज्म को प्रमोट करना होना चाहिए। ये जो है इन थिंकर्स की जो राय है, ठीक है। अब इनमें मुख्तलिफ तरह की हमें आरा, खास करके रियलिज्म इसके अंदर भी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, उसकी थ्योरी भी देखने को मिलेगी, और साथ में जो दूसरी थ्योरीज हैं, जो आइडियलिस्ट थ्योरीज हैं, वो भी हमें इसमें देखने को मिलेंगी। तो इसमें हम सबसे पहले आईपीई को देखेंगे, ये है क्या एक्चुअली में। थ्योरीज इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो है मर्केंटिलिज्म या मर्केंटाइलिज्म, ठीक है, और दूसरी हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक लिबरलिज्म की, थर्ड पे हम मार्क्सिज्म को डिस्कस करेंगे, और साथ में हम देखेंगे कि इनका जो इंपैक्ट है, ये जो मर्केंटाइलिज्म है या इकोनॉमिक लिबरलिज्म है या मार्क्सिज्म है, इनका इंपैक्ट भी कोई है या सिर्फ ये थ्योरीज ही हैं, ठीक है। यानी कि रियल में अगर हम बात करें इस रियल वर्ल्ड के अंदर तो क्या रियल वर्ल्ड में कहीं ये एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं। फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मार्क्सिज्म एंड न्यू मार्क्सिज्म, ठीक है, या न्यू मार्क्सिज्म को ही हम जो है वो डिपेंडेंसी थ्योरी भी कहते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे इंपैक्ट जो है इसका क्या है, और जो इंपीरियलिज्म के हमारे पास थ्योरीज हैं दो, डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंसी या इंटरडिपेंडेंस। अब ये डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंस इसके ऊपर ऑलरेडी जो है मैं लेक्चर बना चुका हूं, इसलिए इसको यहां पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम यहां पे इन तीन थ्योरीज को ही जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो है हम बात करने लगे हैं जी कि आईपीई है क्या, कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, या ये जो थिंकर्स हैं खास करके, ठीक है जी, ये जो थिंकर्स हैं इनके थॉट्स क्या हैं मईशत को लेके और इकोनॉमिक्स को लेके। अब देखिए एक बहुत सिंपल सी चीज है, इफ वन अंडरस्टैंड्स इकोनॉमिक्स दे विल अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। कि ये क्या कहते हैं, ये जो थिंकर हैं, ये थिंकर कहते हैं कि भाई जो बंदा मईशत को समझता है, ठीक है, वो बंदा पॉलिटिक्स को भी समझता है। कि जो बंदा मईशत को समझता है तो उसे पता है कि मईशत में जो है वो सियासत की कितनी ज्यादा अहमियत है। क्योंकि देखिए मईशत किसके ऊपर चलती है, अगर हम एक सिंपल सी बात करते हैं तो मईशत किसके ऊपर चलेगी, मईशत चलेगी पॉलिसीज के ऊपर। ऐसा ही है। अब सवाल यह है कि पॉलिसीज कौन बनाएगा, तो पॉलिसीज सिंपल सी बात है पॉलिटिक्स बनाएगी, या पॉलिटिकल लोग बनाएंगे, या पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर होगा जिस मुल्क का वो बनाएगा। सो इसका मतलब यह है कि अल्टीमेटली जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिसीज बनाएगी, और उन पॉलिसीज के ऊपर जो है आगे ट्रेड होगी, और उस ट्रेड के अकॉर्डिंगली हम ये कहेंगे कि वो मईशत अच्छी है, बुरी है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, लिबरल है, मार्क्सिस्ट है, कैसी है, किस तरह की है, वो पॉलिसीज जो है ये तय करेंगी, जो कि लीडर्स बनाएंगे या लीडरशिप जो है वो बनाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि पॉलिटिक्स पहले है, उसके बाद जो है वो इकोनॉमिक्स है। लेकिन यहां पे पॉलिटिक्स पहले का मतलब यह है कि पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स को सेट करने के लिए पहले है। इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि ये जो थिंकर्स हैं ये कह रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स को पहले प्रायोरिटी देंगे और मईशत को बाद में, बल्कि इनके नजदीक तो मईशत जो है वो अहम है, लेकिन पॉलिसीज पॉलिटिकल लोग ही बनाएंगे, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं रिलेशनशिप को, कि स्टेट का रिलेशन, अब इसमें जो क्वेश्चंस किए जाते हैं बेसिकली वो यही है कि जो स्टेट है उसका जो रिलेशन है मार्केट के साथ वो कैसा है, ठीक है। यानी वो मार्केट फ्रेंडली है, वो मईशत के साथ या वो तिजारत के साथ दोस्ताना है, या उन्होंने कैसी पॉलिसीज जो है वो अडॉप्ट की हुई हैं। पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का जब हम देखते हैं रिलेशन तो हमें ये क्या नजर आता है, कॉम्प्लेक्स रिलेशन नजर आता है। यानी ये सिंपल हरगिज नहीं है कि भाई ठीक है भाई पॉलिटिकल लोगों ने जो है वो पॉलिसीज बना दी और इकोनॉमी जो है फ्लो करना स्टार्ट हो गई, ऐसा हरगिज नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, इसमें बहुत से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं। जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स किस चीज का जी, वेल्थ और पॉलिटिक्स जो है ये मिलकर बनाती है पावर, ठीक है।
तो इसका मतलब यह है कि पावर के लिए जितना पॉलिटिक्स जरूरी है उतना ही वेल्थ जरूरी है। अगर आपको पावर चाहिए तो अल्टीमेटली आप ये नहीं कह सकते सिर्फ पॉलिटिक्स से आएगी, क्योंकि पॉलिटिक्स से जो है उसके साथ जब वेल्थ जुड़ेगी तो तब आएगी। तो इसका मतलब जो है वेल्थ जो है हम ये कह सकते हैं कि वो इकोनॉमिक्स के थ्रू आएगी और जो पॉलिटिक्स है वो आएगी पावर के थ्रू। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, तो फिर जो है हम ये कह सकते हैं कि ये आईपीई है, यानी ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, कि इकोनॉमी जो है वो पावर के लिए, या पावर जो है वो इसलिए हासिल की कि इकोनॉमी को जो है वो आगे लेके जा सके। तो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स जो है ये स्टेट और मार्केट का रिलेशन है, और इसी के ऊपर ये सारे का सारा जो है ये थ्योरीज घूमती हैं और ये रिलेशनशिप को डिस्कस करती हैं कि भाई किस तरह से इनका जो सब्जेक्ट है बेसिकली वो क्या है। वो सब्जेक्ट सिर्फ ये नहीं कि इकोनॉमिक्स क्या है, इनका सब्जेक्ट ये है कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स जो है ये दोनों मिलकर किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से इनको आगे लेके जाया जा सकता है। और पॉलिटिकल रूलर्स जो है ये सारे का सारा सिस्टम तय करते हैं, और ये मॉडर्न मार्केट जो है ये सारी की सारी इसी के ऊपर बेस करती है। ठीक है, अगर मॉडर्न मार्केट हम ये कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकल रूल्स के ऊपर बेस नहीं करेगी, लेट्स सपोज, और पॉलिटिकल रूलर्स डिसाइड नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा। यानी अगर उसको हम एक सिस्टमैटिक वे के अंदर नहीं लेके जाएंगे, यानी इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स के साथ अगर हम लिंक नहीं करते, तो क्या होगा, तो अल्टीमेटली वो माफिया मार्केट होगी। यानी वहां पे थ्रेट्स होंगे, ब्राइब्स होंगी, फोर्स होगी, वहां पे फिर दो नंबरी होगी, हम ये कह सकते हैं माफिया मार्केट होगी। जैसे इसकी एग्जांपल दी जाती है जी, आप देखिए जी, साउथ जो अमेरिका के कंट्रीज है वहां पे आप देख लें, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज आप वहां पे देख लें, वहां पे आपको क्या दिखेगा जी, ड्रग्स आपको देखेंगे, ड्रग डीलिंग्स बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा जी, दो नंबरी यानी कि जितने भी दो नंबर काम है आपको वो सारे के सारे इन कंट्रीज के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पे पॉलिटिक्स का जो लिंक है इकोनॉमिक्स के साथ वो उस तरह से नहीं है। तो इसलिए या तो आप ये कह सकते हैं कि भाई वो पॉलिटिकल रूल्स जो हैं उसके तहत चलेगी मार्केट, या हम ये कह सकते हैं कि वो मार्केट जो है फिर माफिया मार्केट होगी अगर वो पॉलिटिकल रूल्स के तहत नहीं चलेगी। तो अल्टीमेटली फिर यहां पे जो बीच का रास्ता है वो किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं है, तो आपको फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है जी, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पॉलिटिकल पावर चाहिए तो अल्टीमेटली आपके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो ये क्या है जी, ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है कि किस तरह से पॉलिटिक्स जो है वो लिंक करती है इकोनॉमिक्स के साथ, और किस तरह से इकोनॉमिक्स जो है वो लिंक करती है पॉलिटिक्स के साथ। ये दोनों यानी कि एक ही सब्जेक्ट हम इसे कह सकते हैं। इसके अंदर जो थ्योरीज हैं, पहली है मर्केंटाइलिज्म की, दूसरी है इकोनॉमिक लिबरलिज्म की, और तीसरी है मार्क्सिज्म की। अब हम थ्योरीज के ऊपर आते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जी, हमारी जो फर्स्ट थ्योरी है वो मर्केंटिलिज्म या मर्केंटाइलिज्म की है। अब मर्केंटाइलिज्म के ऊपर ऑलरेडी मैं यूएसए की जो हिस्ट्री है उसके अंदर मैं इसमें बात कर चुका हूं डिटेल में, ठीक है, तो हम यहां पे दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने वो सुना हुआ है यानी यूएस हिस्ट्री सुनी हुई है तो उनको अल्टीमेटली इसकी जरूरत नहीं है। अब ये जो मर्केंटाइलिज्म है इसी को समटाइम कहा जाता है कॉलोनलिज्म, ठीक है, गो कि इसको कॉलोनिज्म की एक सॉफ्ट फॉर्म कहा जाता है। ये जरा बात को समझिएगा। इसके एग्जांपल आप यूं लीजिए कि देखिए जैसे इंडिया और पाकिस्तान में आपको एक स्कूल ऑफ थॉट मिलेगा, क्योंकि जो इंडिया था अगर इंडिपेंडेंस से पहले बात करें तो वो ब्रिटिश राज का हिस्सा था, यानी ताजे बरतानिया के अंडर था इंडिया। तो उसमें हमारे पास जो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो ये हैं, एक जो लिबरल स्कूल ऑफ थॉट आपको देखने को मिलेगा, खास करके वो इस बात का हिमायती है जो इंग्लिश बोलता है, जो है ना उनका पूरा हेजेमोनिक एक स्टाइल है पूरे का पूरा। तो वो जो स्टेटस को बरकरार रखने वाले हैं वो ये कहते हैं कि यार बहुत अच्छा हुआ कि ब्रिटेन्स जो हैं वो यहां पे आए, क्योंकि अगर वो यहां पे ना आते तो क्या होता, हम यहां पे ट्रेड में आगे ना जा सकते, हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो उन्होंने रोडें सड़कें या जो रेलगाड़ी का पूरा एक सिस्टम बनाया वो ना बन सकता, हमारी जो खास करके एजुकेशन है, खासकर इंग्लिश एजुकेशन है वो हम तक ना पहुंच सकती, हम तक इंग्लिश लॉ ना पहुंच सकता, यानी हम कल्चर्ड जो है वो ना हो सकते अगर वो ना आते। ये कौन से हैं जो लिबरल्स हैं इंडिया पाकिस्तान के अंदर, वो ये इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं, वो कहते हैं अच्छा हुआ कि वो आए और हम गुलाम बने, क्योंकि उसके थ्रू हमने क्या किया, हमने बहुत सारी चीजें गेन की। दूसरे ये कहते हैं कि भाई चाहे कुछ भी था वो आए, इसका मतलब उन्होंने हमें गुलाम बनाया, वो गलत थे और हमें उनको गुलाम नहीं बनाना चाहिए था, बल्कि हमने उनके अगेंस्ट में लड़ना था, क्योंकि गुलामी तो गुलामी है, चाहे वो अगर कुछ चीजें दे भी देते हैं हमें उसके अगेंस्ट में तो उसका हमें कोई फायदा नहीं। तो अब ये जो लिबरल्स हैं खास करके, तो ये क्योंकि ये सपोर्ट इसलिए करते हैं इस जो ब्रिटेन्स यहां पे आए उनकी गुलामी को, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ दिया। तो ये जो कुछ ना कुछ देना है इसको नॉर्मली कहा जाता है कि भाई ये मर्केंटाइलिज्म है, ठीक है, कि उन्होंने कुछ दिया, यानी हमारे साथ तिजारत की, गुलाम तो रखा हमें लेकिन हमें डेवलप भी किया, हमें लिटरेट भी किया,
किया, हमें जो है वो कल्चर्ड भी बनाया, तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ दिया। तो ये सॉफ्ट कॉलोनलिज्म है कि गुलाम हम बनाया लेकिन उसके बदले में कुछ ना कुछ मिला। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि भाई मर्केंटाइलिज्म जो है वो सॉफ्ट कॉलोनलिज्म है, और ये रियलिस्ट जो है ये उनकी अप्रोच है। ये एक्चुअली में जैसे हम ये कह रहे हैं कि आईपीई जो है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, एक आइडियलिस्ट अप्रोच है, लेकिन इस आइडियलिस्ट अप्रोच के अंदर भी एक रियलिस्ट हमें थॉट यहां पे जो है वो 17th और 18th सेंचुरी में देखने को मिलता है। और वो क्या है कि भाई ये जो रियलिस्ट हैं, ये जो हकीकत पसंद हैं, इनका ये ख्याल था उस टाइम पे, अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमी ये कहते थे कि इकोनॉमी को अगर हमने स्ट्रांग नहीं किया तो हम दूसरे मुल्कों के ऊपर मजीद कब्जा नहीं कर सकते, हम अपनी ताकत को नहीं बढ़ा सकते। यानी इकोनॉमी का हम इसलिए जरूरी है क्योंकि हम ताकत बढ़ाएं और उस ताकत के थ्रू हम अपनी जो है वो फौज बढ़ाएं, और उस फौज के थ्रू हम जो है दुनिया के ज्यादा से ज्यादा ममालिक के ऊपर कब्जा कर सके, यानी उस फौज को हम यूज कर सकें या उस ताकत को हम यूज कर सकें वेल्थ बनाने के लिए। ठीक है, या अपनी पावर को मजीद इंक्रीज करने के लिए। यही मर्केंटलिज्म की या मर्केंटाइलिज्म की जो है वो थ्योरी है कि भाई आपने जो है वो दुनिया के दूसरे ममालिक के ऊपर कब्जा क्यों करना है, क्योंकि आपने उनकी वेल्थ हासिल करनी है, और उनकी वेल्थ के थ्रू आपने अपनी वेल्थ को मजीद जो है वो बिल्ड करते जाना है, मजीद उसे बढ़ाते जाना है। यानी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स के लिए और इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स के लिए, और उसके बदले में अगर उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लॉइट भी किया जाए तो खैर है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो फायदा हो रहा है। उस टाइम पे ये एक बेसिक थॉट था। ठीक है, तो अब उसमें अगर हम देखते हैं जो बेसिक फिलॉसफी है वो क्या है जी, कि पॉलिटिक्स जो है इसमें फर्स्ट है और इकोनॉमी सेकंड है। ये इस थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं, स्पेशली मर्केंटाइलिज्म के अंदर। यानी मर्केंटाइलिज्म की जो थिंकर्स हैं, क्योंकि वो रियलिस्ट हैं, तो रियलिस्ट थिंकर हमेशा ताकत की बात करते हैं। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि यहां पे पॉलिटिक्स पहले है, इकोनॉमी सेकंड है। लेकिन पहले का मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो सिर्फ पॉलिटिकली बात कर रहे हैं ताकत बढ़ाने की, वो पॉलिटिक्स के थ्रू इकोनॉमिक पावर हासिल करने की बात कर रहे हैं। तो 1760s की बात की जाती है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जब जो है वो इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो अब इंग्लैंड के अंदर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो अल्टीमेटली हर काम बहुत फास्ट हो गया, इंडस्ट्री लग गई। अब वो काम जो पहले मैनुअल होता था वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, तेज हो गया। तो अब इसलिए इन्हें रॉ मटेरियल की जरूरत हुई, इन्होंने अपने आप को ताकतवर बनाया। और सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं, अगर यहां पे आप देखिए तो ये जो यूरोप के 3-4 कंट्रीज थे, खास करके ये यूके है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद अगर यहां पे हम बात करते हैं फ्रांस की, स्पेन की, ठीक है जी, तो ये पुर्तगाल की, 3-4 कंट्रीज यहां पे यूरोप के अंदर एक रेस थी। और रेस किस चीज की थी कि भाई हमने ज्यादा से ज्यादा अपनी ताकत को बढ़ाना है। कहां पे? यूरोप के अंदर। लेकिन यूरोप के अंदर ताकत कैसे बढ़ेगी? जब हमारे पास पैसा होगा। अब हमारे पास पैसा कैसे होगा? कि जब हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो वेल्थ कैसे क्रिएट होगी? अब अपने मुल्क से तो हम फायदा हमने हासिल कर लिया, अब हमें अल्टीमेटली रॉ मटेरियल चाहिए, बाहर की लैंड्स चाहिए, उनके जो है रिसोर्सेज चाहिए। तो उनके रिसोर्सेज के लिए ये जो यूरोपियन कंट्रीज थे, इन्होंने आपस में यहां पे मुकाबला करने के लिए, यूरोप में मुकाबला करने के लिए बाहर की दुनिया में गए। जैसे ये अमेरिका चले गए, जैसे जो है नॉर्थ अमेरिका गए, साउथ अमेरिका गए, ठीक है जी, इंडिया यहां से आगे जब सी रूट डिस्कवर हुआ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो इन्होंने क्या किया? इसी तरह से फ्रांस से यहां पे जो है आगे अफ्रीका के अंदर स्लेव ट्रेड स्टार्ट हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने अपने आप को पावरफुल करने के लिए इन यूरोपियन नेशंस ने एक दूसरे के साथ मुकाबले के लिए दुनिया को जो है वो एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, और दुनिया के जो छोटे ममालिक थे उनके ऊपर जाके कब्जे स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और वहां से जो है रॉ मटेरियल ये ले लेके आते। और क्योंकि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो यूके से आया था, तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा यूके ने अपने हाथ फैलाए पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल था। तो वो क्या करता कि वो जहां जहां से उसे मिलता, जैसे कि अब अगर वो इंडिया में आया तो यहां से वो गन्ना लेके गया, यहां से हम ये कह सकते हैं कॉटन लेके गया, ठीक है, यहां से कॉटन रॉ मटेरियल के अंदर लेके जाता। कि वो कॉटन अगर यहां से रॉ मटेरियल के अंदर जाता तो कितने रुपए का जाता? लेट्स सपोज एज्यूम करते हैं 1 रुपए का जाता, ठीक है। वो यहां से जाता कॉटन यूके की इंडस्ट्रीज के अंदर, वहां पे लोगों को रोजगार मिलता, वहां पे उस कॉटन से तैयार किए जाते कपड़े, और फिर वो कपड़े जो है वापस हिंदुस्तानियों को बेच दिए जाते, ठीक है जी। तो इसका मतलब यह यहां से रॉ मटेरियल 1 रुपए का ले जाके उससे फिनिश्ड गुड तैयार की, एक तो अपने लोगों को रोजगार दिया यूके के अंदर, ठीक है, और दूसरा पैसा कमाया, और फिर वही कपड़ा वापस हिंदुस्तानियों को बेचा, ठीक है। या कोई भी जो चीज, वो गन्ना अगर लेके गए तो चीनी वापस यहां पे भेजी, तो वो कितने की? अगर 1 रुपए की लेके गए तो वापस 10 रुपए की दी या 50 रुपए की दी। तो इसका मतलब अल्टीमेटली 9 रुपए जो है वो उन्हें इस चीज पे फायदा हो रहा है, ठीक है, पर केजी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये सारे के सारे एक्सप्लॉयटेशन इसी तरह से कि ये रॉ मटेरियल उठाते, यहां से रॉ मटेरियल उठा के लेके जाते यूके, वहां पे अपने मुल्क को ये तरक्की देते, और फिर वापस उन्हीं मुल्कों को वो चीजें बेच देते या दूसरे ममालिक के अंदर उनको रीसेल करते और अपनी इकोनॉमिक पावर बढ़ाते। ये मर्केंटाइलिज्म था, जिसके अंदर ने ना टैक्स देना पड़ता, क्योंकि इन्होंने पॉलिसीज जो बनाई थी, खासकर हम जैसे इंडिया में देखते हैं तो पूरे मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर यही पॉलिसीज उन्होंने अडॉप्ट की। तो हम देखते हैं इंडिया के अंदर उन्होंने क्या किया? पहले इंडिया जो ये ब्रिटिशर्स आए थे, इससे पहले जो
इंडियंस थे वो क्या करते थे जी, इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो एक्सपोर्ट बेस्ड थी, यानी वो बाहर भेजा करते थे, बरामद किया करते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो एक्सपोर्ट्स थी उनके ऊपर जो है टैक्स लगा दिए हैवीज, और इंपोर्ट्स को जो है वो फ्री कर दिया या बहुत कम कर दिया, क्योंकि वो खुद यहां से लेके जाते और फिर वापस यहां पे भेजते, तो इंपोर्ट उनकी सस्ती हो गई। तो अल्टीमेटली उन्होंने ऐसी पॉलिसीज अपनाई कि यहां की लोकल इंडस्ट्री जो है उसको तबाह कर दिया। और ये हर जगह पे इसी तरह से ये जो कॉलोनियल पावर्स थी इन्होंने इसी तरह से एक्सप्लॉइट किया, वहां के लोगों को फायदा तो दिया, लेकिन वो फायदा अपने फायदे के लिए था, ना कि उनके फायदे के लिए था, कि उनका एक ही पर्पस था, ज्यादा ज्यादा पैसा कमाया जाए दूसरे मुल्कों के ऊपर। तो ये सारा का सारा मर्केंटाइलिज्म है, ठीक है। तो जो यूरोपियन पावर्स थी वो क्या करी थी जी, वो ट्रेड के ऊपर उस टाइप पे डिपेंडेंट हो रही थी, और उनका पर्पस एक ही था, जो गोल था बेसिक, वो सिल्वर और गोल्ड जो है वो दूसरी कौमों से, यानी सोना चांदी उनका इकट्ठा करना, उनके जो है वेल्थ और रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो कब्जा करना, और अपने जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसको मेंटेन रखना। वो कैसे, अपनी एक्सपोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा करना और अपनी इंपोर्ट्स को कम से कम करना, ये इनका जो है वो पर्पस था। और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में पहले स्टार्ट हुआ और यूके से स्टार्ट हुआ, तो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चर्ड गुड वहां बनाई जाती, रॉ मटेरियल लेके आया जाता और फिर उसको जो है वापस भेजा जाता। तो ये क्या करता, ये इन्हें हेल्प करता इन यूरोपियन नेशंस को कि वो जो पैसा जमा किया था, अब उन पैसे को ये जंगों के अंदर जो है वो क्या करें जी, इस्तेमाल कर सके। जो यूरोप के अंदर जंगें हो रही हैं, ठीक है जी, और जो बाकी दूसरे मालिक में कब्जे के लिए जंगें हो रही हैं, वहां पे उस पैसे को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके, यानी पैसे को इस्तेमाल कर सके मजीद जो है वो ताकत हासिल करने के लिए। इसका असल पर्पस यही था, और ये इकोनॉमिक टूल के तौर पे पॉलिटिक्स को यूज करते थे मर्केंटाइलिज्म के अंदर। और इकोनॉमिक राइवलरी होती थी स्टेट्स के बीच में, ठीक है जी। अब इसमें दो तरह की स्ट्रेटजीज होती मर्केंटाइलिज्म के अंदर, दो तरह की फॉर्म्स थी। एक फॉर्म अब यहां पे भी देखिएगा, जैसे हम ये कहते हैं कि देखिए जी, हम ये कहते हैं, जैसे लेट सपोज एग्जांपल देते हैं, आज हम कुछ बिजनेसमैन लोग हैं, जैसे हम कहते हैं जी भाई फेसबुक का जो ऑनर है, ठीक है, या जो ट्विटर का है, या जो जेफ बेजोस वगैरह, ये जो बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, इन्हें सिर्फ पैसे की परवाह होती है, इन्हें सिर्फ कोई परवाह नहीं आवाम को सर्विस मिले ना मिले। फिर हम ये कहते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये लोगों को सहूलत भी दे रहे हैं। यानी कि दो तरह के बिजनेसमैन नजर आएंगे, एक वो होंगे जो अच्छे होंगे, जिन्हें हम कहेंगे भाई वो बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन लोगों की आसानी के लिए कर रहे हैं, और दूसरे वो हैं जो बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन उनका पर्पस जो है वो लोगों को एक्सप्लॉइट करना और सिर्फ पैसा हासिल करना। तो ये इसी तरह की दो फॉर्म्स हमें यहां पे देखने को मिलेंगी। एक फॉर्म है डिफेंसिव, जो कि गुड है, यानी डिफेंसिव फॉर्म का मतलब क्या है कि आपका नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होने की वजह से आपको अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना पड़ेगा, दूसरे मालिक के ऊपर जाके थोड़ा बहुत कब्जा करना पड़ेगा, लेकिन वहां क्योंकि वो ताकत आपके लिए जरूरी है, वो डिफेंसिव हिकमत अमली है इस मर्केंटाइलिज्म के अंदर, क्योंकि आपका नेशनल इंटरेस्ट के लिए आपको पैसे तो चाहिए, उसके लिए आपको ट्रेड करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए या नेशनल इंटरेस्ट के लिए। ये एक तरह का थॉट है। दूसरा क्या है जी, सेकंड जो है वो एग्रेसिव है, और ये जो बुरा है, इसमें हम ये कहते हैं कि भाई बिजनेसमैन का कोई दीन ईमान नहीं होता, उसका एक ही पर्पस है, वो है पैसे कमाना, चाहे वो जैसे मर्जी पैसे कमाए। इसमें राइट या रॉन्ग का जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी प्रिंसिपल इसके अंदर नहीं है पैसे कमाने में, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो स्टेट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, दूसरी स्टेट्स के ऊपर जाके कब्जा करते हैं, और वहां पे जाके उन्होंने क्या करना होता है जी, उन स्टेट्स से जो है वो पावर गेन करनी होती है, और इस पे फायदा इसी को होता है जो पावरफुल स्टेट हो वो जो है वो डोमिनेट करती है जो कि कम पावरफुल स्टेट होती है उसके ऊपर, ठीक है। तो जो कम पावरफुल स्टेट है उसका इसमें नुकसान होता है। जैसे हिंदुस्तान अगर कम पावरफुल था उस टाइम पे, तो यूके यहां पे आया तो उसने क्या किया, हिंदुस्तानियों को यहां पे एक्सप्लॉइट किया, तो हिंदुस्तानियों को नुकसान हुआ कि वो बहुत पीछे रह गए, ठीक है, और उनका जो है वो फायदा हुआ, और वो अपने आप को जो है उन्होंने इतनी बड़ी ताकत बना दिया। तो ये दो तरह की फॉर्म्स हमें यहां पे मर्केंटाइलिज्म के अंदर देखने को मिलती हैं। अब अगर हम देखते हैं कि भाई ये जो है, ये मर्केंटाइलिज्म जो है ये किस तरह से जो है वो फिट हो रहा है, या इसने हिस्ट्री के अंदर क्या इंपैक्ट क्रिएट किया, वो तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कैसे इंपैक्ट ये क्रिएट कर रहा है। तो ये एक्चुअली में रियलिज्म है, ठीक है। ये जो मर्केंटाइलिज्म है ये रियलिज्म है, क्योंकि ये पहले क्या बात करते हैं, सियासत की, और उस सियासत के थ्रू अपनी मईशत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये रिलेट कैसे करता है आईपीई से कि किस तरह इसने असर किया। तो इनका जो बेसिक थॉट, जैसे मैंने कहा, वो क्या है जी, इनका बेसिक थॉट क्या है, जो एक्चुअल में रियलिस्ट होते हैं वो रियलिस्ट हमेशा बात करते हैं स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस की, और पावर की बात करते हैं, और डिफेंसिव पावर की बात करते हैं, यानी हमेशा फौजी ताकत को बढ़ाने की बात करते हैं जो रियलिस्ट है। बेसिक फिलॉसफी वही है, लेकिन फौजी पावर यहां कैसे बढ़ेगी आईपीई के अंदर, यानी कि सियासत में जो है हम बात करते हैं, अगर मैशत घुस रही है तो वो कैसे कि भाई अल्टीमेटली वो, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि भाई हमें जो है वो पैसे चाहिए, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब भी हम जो है वो अपनी फौजी ताकत को भी बढ़ा सकते हैं। अल्टीमेटली बगैर इकोनॉमिक्स के नहीं बढ़ा सकते। इसलिए इन्होंने, ये जो रियलिस्ट है ये समझते हैं कि इकोनॉमी जरूरी है अपनी फौज को या अपनी ताकत को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी पावर थ्रू वेल्थ, इनकी बेसिक जो है ये फिलॉसफी ये है।
इसको क्या कहा गया जी, न्यू कॉलोनिज्म या न्यू इंपीरियलिज्म, जैसे मैंने कहा। ठीक है, अब इसमें भी ये कहा जाता है कि आज के टाइम पे ये जो न्यू इंपीरियलिज्म है या न्यू कॉलोनियलिज्म है, जो टर्म यूज की जाती है, जैसे मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल्स के लिए टर्म यूज की जाती है कि पूरी दुनिया में उन्होंने अपने जाल फैलाया हुआ है और पूरी दुनिया में जो गरीब ममालिक हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रही है। ठीक है जी, इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसकी जो डिवीजन अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो गरीब मुल्क हैं वो क्या करते हैं जी, वो अमीर मुल्कों को सर्व करते हैं, अमीर अपने से अमीर मुल्कों को सर्व करते हैं, वो फिर उससे अमीर को सर्व करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे नीचे है ये सिर्फ ना सिर्फ अपने से ऊपर वालों को और बाकी दोनों को भी जो है वो किसी न किसी तौर पे सर्व कर रहा होता है डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर। तो ये एक तरह से दोबारा से जो है हम ये कह सकते हैं फिर से जो है इकोनॉमिकली मुल्कों के ऊपर या छोटे ममालिक के ऊपर, खास करके जो छोटे ममालिक है उनके ऊपर, उनके रिसोर्सेज के ऊपर, उनकी इकोनॉमी के ऊपर जो है वो कब्जा है। कैसे इकोनॉमी के ऊपर कब्जा है? अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, ये पॉलिसीज बनाते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये छोटे ममालिक में अपनी मर्जी की पॉलिसीज बनाती हैं, अपनी मर्जी के पॉलिटिकल लीडर लेके आते हैं सामने, और वो पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन इकोनॉमीज को या उन कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए या खास करके कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने के लिए पॉलिसीज बनाती हैं जो कि गरीब मालिक के अपने इंटरेस्ट में, वहां के जो लोकल लोग हैं उन लोकल लोगों के इंटरेस्ट में नहीं होती, बल्कि वो मल्टीनेशनल्स के इंटरेस्ट में होती हैं। ठीक है, यानी वो स्टेट इंटरेस्ट के अंदर वो पॉलिसीज नहीं होती। ये इस तरह से आज भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसलिए इसको न्यू इंपीरियलिज्म या न्यू कॉलोनिज्म कहा जाता है। ठीक है, और ये जो हम ये कह सकते हैं जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, जिसे हम ये कहते हैं जमहूरियत बड़ी बेहतरीन है, जमहूरियत ये है। ठीक है, तो एक्चुअली जो है ये जो अब रियलिस्ट हैं, जो इकोनॉमी को जो है यानी पॉलिटिक्स को इकोनॉमी के लिए यूज कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी का सहारा ले रहे हैं। डेमोक्रेसी के थ्रू वो क्या कर रहे हैं जी, फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट्स, और इस तरह से अपने आप को जो है वो छोटे ममालिक के ऊपर जो है वो हावी कर रहे हैं मजीद, तो उनको जो है उन सारी की सारी दौलत जो है वो उनके हाथ में आ रही है। इसी तरह से फिर मार्केट में जो है वो एक माइनॉरिटी छोटी सी जो है वो, जिसको हम एलीट कहते हैं या बिजनेस क्लास कहते हैं, वो बिजनेस क्लास ही इसके ऊपर हमेशा ऊपर रहती है। इन छोटे ममालिक के अंदर भी, इवन बड़े ममालिक के अंदर भी वही जो है वो बिजनेस क्लास ही ऊपर रहती है, और ये छोटी सी क्लास जो है वो ऊपर रूल कर रही होती है पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर। तो एंड में हम ये कह सकते हैं कि ये जो मर्केंटाइलिज्म है ये एक फॉर्म है एक्सप्लॉयटेशन की, जो पहले भी ऐसे ही थी हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, यानी हिस्ट्री में भी इसने यही काम किया, और अब अगर हम देखते हैं न्यू इंपीरियलिज्म की शक्ल में अगर इसे देख रहे हैं, या आज जो हमें नजर आ रही है मर्केंटाइलिज्म की, कि आज भी हम ये देखते हैं जैसे अमेरिका या चाइना जैसे जो ममालिक हैं जिनके आपस में एक रेस लगी हुई है, तो उनका एक्चुअल पर्पस यही है कि वो पॉलिटिक्स जो है वो उसको यूज कर सके, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को यूज कर सके, ऐसी पॉलिसीज बना सके जिसके थ्रू वो गरीब ममालिक के ऊपर जो है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल्स में लेते हैं तो देखिए सी पैक की एग्जांपल दी जाती है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है कि ये न्यू इंपीरियलिज्म है या न्यू कॉलोनिज्म है, कि चाइना जो है अगर वो 76 कंट्रीज में जो है वो अपना ट्रेड का जाल बिछा रहा है, तो अल्टीमेटली ये छोटे छोटे ममालिक सारे के सारे इसके मकरूज हो जाएंगे और वो अपनी पॉलिसीज यहां पे इंप्लीमेंट करेगा, अपनी हेजुमनी को यहां लेके आएगा। तो फिर वो ये एक किस्म का दोबारा से, जैसे यूके ने एक जमाने में डोमिनेट किया पूरी दुनिया के ऊपर, तो अब चाइना डोमिनेट करेगा। दूसरी साइड से जो अमेरिका है वो जो है B3W के थ्रू जो है वो कोशिश कर रहा है दोबारा से कि किसी तरह जो है वो उनको दोबारा से अपने सिस्टम को वापस लेके आए। तो एक्चुअली में अभी भी वही हमें किसी ना किसी और फॉर्म में वही चीजें दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मर्केंटाइलिज्म जो है यानी मैशियत का सियासत के लिए इस्तेमाल या सियासत का मैशियत के लिए इस्तेमाल आज भी हमें दिखाई देता है इस थ्योरी के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी सेकंड थ्योरी की। और हमारे पास जो सेकंड थ्योरी है